हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि 17 अगस्त से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। और आप लोगों को ये भी बात पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं। और ये बहुत टफ नहीं होते हैं, सामान्य लेवल के होते हैं, बहुत टफ भी नहीं होते लेकिन मॉडरेट होते हैं। इसलिए आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उसका फायदा निश्चित रूप से आप लोगों को मिलेगा। कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और यदि जो लगातार प्रैक्टिस नहीं करेगा निश्चित रूप से उसका रिजल्ट होने की कोई संभावना नहीं होती है। प्रैक्टिस जो जितना करेगा उसका उतना ही अधिक जो है वो कन्फर्म होगा और वो उनका रिजल्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं आप लोगों को आज से प्रतिदिन 50 से 60 प्रश्नों का प्रैक्टिस 10 से 15 मिनट में कराने वाला हूं। आप लोग निश्चित रूप से हमारे चैनल पे आइएगा। और यदि हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखिएगा, पोल दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होता है। एकदम ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है आप 1 से 2 बार पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। देखिएगा, पोल दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होता है। और देखिए दूसरा पॉइंट में आप देखिएगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है। दोनों ही दर्पण किसी गोले के कटे भाग होते हैं, अतः उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसमें देखिए आपको 2-3 चीजें क्लियर होता है कि ध्रुव क्लियर होता है, वक्रता केंद्र क्लियर होता है। यानी कि दोनों ही दर्पण किसी गोले के कटे भाग होते हैं, अतः उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। उसके बाद देखिएगा, दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की प्रधान अक्ष रेखा कहलाती है। यानी कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा याद रखिएगा धनात्मक होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है या पॉजिटिव? तो पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कह रहा है क्या पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg होता है। उसके बाद पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पृथ्वी का घनत्व तो देखिएगा सभी सौर मंडल पिंडों में सर्वाधिक होता है, यानी कि पृथ्वी का घनत्व 5.5। और ये सौर मंडल में जितने भी पिंड होता है उससे सबसे ज्यादा होता है पृथ्वी का घनत्व। पृथ्वी की संरचना सियाल, सीमे और नीफे से बनी होती है। आपको पता होगा कि पृथ्वी की संरचना जो होती है ये सियाल, सीमा और नीफे से बनी होती है। और इस 3 भागों में बांटने का काम सुएस महोदय ने किया था, आप इसे भी याद रख लीजिएगा। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। यानी कि 71% भागों पर पृथ्वी में पानी पाया जाता है, जिसके वजह से ही यानी अत्यधिक जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान अगला देखिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की तुलना में 81 गुना अधिक होता है। अगला सवाल देखिएगा, शुक्र का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.815 गुना होता है। उसके बाद देखिएगा, शुक्र का घनत्व कितना होता है भाई? शुक्र का घनत्व 5.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। और बुध का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.056 गुना होता है। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, अगला सवाल क्या है? इसमें कह रहा है, भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। समुद्र तट एवं निम्न डेल्टाई भाग में ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। ये पूछा जाता है ज्वारीय वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो समुद्र तट एवं निम्न डेल्टाई भाग जो होगा वहां पर ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद देखिएगा, ये समुद्र तटीय तट रेखा की सुरक्षा करती है और समुद्र द्वारा हो रहे कटाव से तटबंध की रक्षा करती है। उसके बाद देखिएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों की डेल्टाई भाग ज्वारीय वन का मुख्य स्रोत होता है।
और ज्वारीय वन का मुख्य जो वृक्ष होता है वो मैंग्रोव होता है। नारियल, ताड़, बेंत, बांस आदि मुख्य ज्वारीय वन का उदाहरण है। आप ये नोट जरूर कर लीजिएगा कि ज्वारीय वन के तहत क्या क्या आता है। जैसे मैंग्रोव आता है, नारियल, ताड़, बेंत, बांस आदि आता है। अब देखिएगा अगला, देखिए ओक, चेस्टनट, मैपिल, सिल्वर फर, पाइन, देवदार, एल्डर आदि वृक्ष ये पर्वतीय वनस्पति है। खजूर, बबूल, नागफनी आदि मरुस्थलीय वनस्पति है। आप इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है क्या बिहार का सबसे ठंडा जिला गया है और सबसे गर्म जिला भी गया है। उसके बाद देखिएगा भारत में सबसे कम तापमान लेह का रहता है, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक तापमान जैसलमेर, ये राजस्थान का जैसलमेर का होता है। भारत का सबसे शुष्क स्थान लेह, जहां पर मात्र 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसके बाद विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा जो चिली में है, अटाकामा मरुस्थल है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है संकुचन प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। उसके बाद विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसे ही विद्युत का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसे ही विद्युत का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम आदि से दी जाती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम आदि से दी जाती है। विद्युत धारा के प्रवाह से विलयन का धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में अपघटन हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, विद्युत धारा के प्रभावित होने से चालक का ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये सारा डिफिनेशन है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन होता है। विद्युत धारा के प्रभावित होने से चालक का ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक प्रचारक दोनों जो है श्री श्री रविशंकर जी हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक जो दोनों जो है श्री रविशंकर जी हैं। उसके बाद देखिएगा आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी। एक साथ देखिए कई क्वेश्चन आपको मिल रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1981 ईस्वी में किया गया था। आर्ट ऑफ लिविंग से देश विदेशों के करोड़ों व्यक्ति जुड़े हुए हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक से संबंधित हैं। यानी आर्ट ऑफ लिविंग जो श्री श्री रविशंकर का है और ये पंडित रविशंकर सितार वादक है, दो अलग अलग हैं। उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे। अगला देखिएगा स्वामी नारायण सहजानंद स्वामी को ही कहा जाता है। यानी आपको पूछा जाए स्वामी नारायण किसका नाम है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का ही नाम है, सहजानंद स्वामी का ही नाम है। इन्होंने स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना की थी। यानी सहजानंद स्वामी को ही स्वामी ने ही स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना की थी। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। उसके बाद देखिएगा भारत में सबसे अधिक उर्वरक के रूप में यूरिया का प्रयोग किया जाता है। आपको पूछा जाएगा सबसे अधिक जो है सबसे अधिक उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, यूरिया का। अगला सवाल देखिएगा भारत जो है पोटास मुख्यतः आयात पर निर्भर करता है। यानी कि भारत में पोटास मुख्यतः आयात पर निर्भर करता है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। फ्लड क्रांति का संबंध यानी ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। आप इसे भी याद रख लीजिएगा। जूट के उत्पादन में पूर्णिया तथा कटिहार जिले में सबसे यानी फेमस है। जूट पूर्णिया तथा कटिहार जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए चावल धान में देखिएगा तो चावल या धान कहिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी जिले का मुख्य उत्पादक है। गन्ना में देखिएगा चंपारण, सारण आदि जिले में उत्पादन होता है। आम की बात देखी जाए तो मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर आदि जिले में उत्पादन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन से जेपी नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को किस आंदोलन से राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान मिली है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। जेपी नारायण ने यानी जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का विचार दिया था। अगला देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जेपी नारायण जैसे नेताओं को जेल में बंद किया गया था। इसी दौरान जेपी नारायण ने जेल से भागकर नेपाल में आजाद दस्ते का गठन किया था, जिसका संचालन नित्यानंद सिंह ने किया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, भूदान आंदोलन के नेता विनोबा भावे थे। यह आंदोलन महाराष्ट्र के पवनार जिले से शुरू हुई थी। उसके बाद देखिएगा, मुंगेर सन 1857 के क्रांति में अप्रभावित रहा था। यानी 1857 के क्रांति से अप्रभावित जिला कौन सा था? तो राइट आंसर होगा मुंगेर। उसके बाद देखिएगा, बिहार में 12 जून 1857 को रोहिणी गांव, जो वर्तमान समय देवघर झारखंड में है, से विद्रोह प्रारंभ हुआ था। रोहिणी गांव में 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 1857 में ही पटना सिटी के पीर अली ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था तथा अफीम व्यापार का एजेंट लॉयल मारा गया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। इस विद्रोह को पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने दबा दिया था। अगला सवाल देखिएगा, बिहार और संयुक्त प्रांत में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे सर्वाधिक देखा गया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद कह रहा है, क्या भारत छोड़ो आंदोलन गांधीवादी हिंसक आंदोलन थे? भारत में सांप्रदायिकता का जन्मभूमि अलीगढ़ को माना जाता है। भारत में 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा औपचारिक रूप से भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर दिया गया। उसके बाद देखिएगा, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस प्रारंभ किया। इसके बाद भारत में दंगे अनेक स्थानों पर हुआ था। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आप जरूर याद रखिएगा। ये कब? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। उसके बाद केवल नोआखाली में लगभग 6000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा बारदोली की महिलाओं ने 1928 में दिया था। यह भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे। मोरारजी देसाई ऐसे वित्त मंत्री थे जो सर्वाधिक बार आम बजट पेश किया था, जो 10 बार पेश किया था। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री भी थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार के सीवान जिले के जीरादेवी गांव से संबंधित थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 1950 से 1962 तक इसका कार्यकाल था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 1946 के तहत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में वे खाद्य एवं कृषि मंत्री के पद पर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में शुरू हुआ था। आगा खां पैलेस में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कैद किया गया था। आप इसको भी याद रख लीजिएगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो की घोषणा किया गया था। इस आंदोलन का कोई नेता नहीं था। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहां पे रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। तो आपको पूछा जा सकता है कि किस मुद्दे पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये असफल रहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। यानी कि ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लॉर्ड इरविन के शासन में हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और जो है इसी समझौता के द्वारा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। कांग्रेस ने सिर्फ इसी सम्मेलन में भाग लिया था। इसका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। मैं इसके पहले ही बता दिया कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद महिला जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो सरोजनी नायडू थी। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद
बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना रॉलेट एक्ट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लक्ष्य था, यानी रॉलेट एक्ट 1919 को पारित हुआ था। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाता था और इस घटना के समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासन चल रहा था। आप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैयदपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद देखिएगा सुभाष चंद्र बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अब इसमें देखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मात्र 2 बार किया था। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन और 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था। उन्होंने सबसे कम उम्र में अध्यक्षता किया था और सबसे लंबे समय तक रहे थे। उसके बाद 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। जे.बी. कृपलानी स्वतंत्र भारत के पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। तो आज 15-16 मिनट में हम लोग इतना जीके किए। निश्चित रूप से आप लगातार इसी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड में। अगर स्पीड में नहीं कीजिएगा दोस्तों तो बहुत सारा क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। आपको वीडियो 1 से 2 बार सुनना है, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। तो ग्रुप डी में एकदम फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको स्कोर बेहतर करना ही होगा दोस्तों। इसके लिए आपको पढ़ना ही होगा, चाहे आप चलते फिरते पढ़ें, वीडियो से पढ़ें या किताब से पढ़ें, लेकिन पढ़ना ही होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।